हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप सोचो कि मतलब कहीं और आपको अपना सिलेबस कवर करना है, इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए, तो आपको वो कुछ नहीं चाहिए होगा। ये मेरे कुछ शॉर्ट फॉर्म में नोट्स हैं जिनके वे से मैं आपको समझाऊंगी। आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, इनसे देखकर आप बनाना चाहो तो आप इससे भी बना सकते हो। आप अपने नोट्स वरना खुद ही बनाना, और उसको अच्छे से मतलब किस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिखोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद भी रहेगी। ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं। इसके जो लॉन्ग नोट्स हैं, पूरी डिटेल्स हैं जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में, आपके पीसीएस की प्रिपरेशन में, आपके आरओ के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपका इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। पूरी सीरीज में हम अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद अदर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बेसिक समझना है। अब आप लोग ये बताइए, क्लाइमेटोलॉजी से क्या समझते हैं? क्लाइमेट के बारे में जानना है ना आपको। क्लाइमेट क्या होता है? एक चीज़ बताइए कि हमारा जो क्लाइमेट है और हमारा एक जो वेदर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जो हमारा क्लाइमेट होता है ना, रुको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि ये मानिए, ये हमारा क्लाइमेट का पोर्शन है, ये वाला हमारा वेदर का पोर्शन है, ठीक है। इनके बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा? हमारा जो क्लाइमेट है वो हमको लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब कि एलटीए मतलब कि लॉन्ग टर्म एवरेज में। वेदर हमारा डेली चेंज होता रहता है, मतलब मंथ के हिसाब से क्या चेंज आता है, मतलब प्रेशर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो मान के चलिए ये हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है। क्या है? लॉन्ग टर्म एवरेज लिखते चलिए। उसके साथ ही साथ हमारा जो वेदर है, मतलब उसको हम लोग अगर एक्चुअल बेस में अगर मानते हैं तो हमारा जो वेदर में चेंज होता है वो बस लिखिए तो कौन से चेंज होते हैं? लिखिए रिकॉर्डेड चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं किसके अकॉर्डिंग टू प्रेशर की वजह से होते हैं, टेम्परेचर की वजह से होते हैं, वाटर वेप्योर की वजह से होते हैं। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो क्लाइमेट का जो चेंज होता है वो अप्रोक्स 30 ईयर के बाद होता है। 30 साल के बाद हमारा नया क्लाइमेट चेंज आता है। क्या चेंज आता है वो आप धीरे धीरे समझते चले जाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वो वेदर हो, ये सारी चीज़ें किससे इंटरलिंक है? किस चीज़ से इंटरलिंक है? हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरलिंक्ड है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इनमें जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरलिंक ना हो। तो अगर इन दोनों में कोई भी चेंज आ रहा है ना, तो वो उससे 100% कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आया है, उसके बाद इन चीज़ों में चेंज आ रहा है हमारे। तो अभी आज के टाइम पे जो जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं ना, तो आप लोग सोचते होंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। तो उस चीज़ के लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले के टाइम में हम लोग जब जीते थे ना, तो उस टाइम क्या हुआ करती थी? उस टाइम होती थी ग्लोबल वार्मिंग। बट जो आज का टाइम है ना, ये पुराने टाइम की बात हो रही है। बट अगर आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो जो हो रहा है ना एटमॉस्फेयर में, जो गर्मी बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल बॉइलिंग बोलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में होती थी ग्लोबल वार्मिंग, आज के टाइम पे जब गर्मी पड़ती है तो आप भी जानते हो कितना ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि इंसान निकल नहीं पाता है घर से। इस बार की जो सर्दियाँ भी पड़ी है ना, कितना लेट आके पड़ी, किस वजह से? क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी कि जो हमारा टेम्परेचर वो इतना तो बॉयल कर रहा था, है ना। तो इसको हम लोग चेंज बोलते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी कि हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम लोग किस वे में लेते हैं? लॉन्ग टर्म एवरेज के वे में लेते हैं। क्यों? ये जो कुछ भी चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब कि 30 साल के बाद जो चेंज हो रहा है उसमें रिलेटेड होता है। वेदर होता है वो एक्चुअली चेंज इन एक्चुअल प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर वेपर, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो चेंजेस होते हैं तभी तो होते हैं ना, जब एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, मतलब एयर में चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट होती हैं हमारे क्लाइमेट और वेदर के बीच में। इनसे आपको डिफ्रेंशिएशन समझ आ गया होगा कि हमारा जो चेंज होता है ना क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या होता है एक्चुअली। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर है क्या। हमारे अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, इथनोस्फीयर, बहुत सारी लेयर है ना हमारे अर्थ में, बायोस्फीयर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वही हमारी जो लाइफ है ना, हम लोग जो जीते हैं उसको सस्टेन करता है अर्थ पे रहने के लिए। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एनवलप ऑफ गैसेस तो होती है ना, इतनी एनवलप ऑफ बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमको करती हैं कि जिससे कि हम लोग अपने अर्थ पे रह सकें, कैसे हमको जीना है, अपनी लाइफ हमारी पॉसिबल कर सकें। क्योंकि जी समझ के चलो, अगर हमारे अर्थ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे अर्थ पे CO2 ज़्यादा हो जाएगी, तो दिक्कत तो हर एक चीज़ से होगी ना। तो हर एक चीज़ बैलेंस है ना, तभी तो हमारी लाइफ सस्टेन हो पा रही है रहने के लिए।
ये हमारा एटमॉस्फियर हर एक चीज़ को ऑपरेट भी करता है कंजंक्शन के बेस से। कंजंक्शन, अब जो वर्ड आ गया आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी सारी प्रोसेसेस हमारी अर्थ पे हो रही हैं, एटमॉस्फियर पे हो रही हैं, वो सारी इन्वॉल्व होती हैं और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। जो कुछ भी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, प्लांट्स कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं और एक दूसरे से इन्वॉल्व होती हैं। अब हमारी एटमॉस्फियर है, उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये समझो चलो, जो हमारा जैसे कि अर्थ का सरफेस हमारा, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं ना, 800 से मान के चलिए 800 से 100 किलोमीटर, इस बीच में ना हमारा पूरा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। बट जो हमारा बल्क है एटमॉस्फेयर का, मतलब कि जो हमारा बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर इवोल्व होता है हमारे अर्थ में, तो वो वाला जो पीरियड है, मतलब वो वाला जो एरिया है, वो अप्रॉक्स कितने में फैला हुआ है? अप्रॉक्स 50 किलोमीटर में बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, अपने नोट्स में मैंने लिख के रखा हुआ। अगर आपको मेरी राइटिंग वहाँ समझ नहीं आ रही तो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स भी दे दिए हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब एनवलप ऑफ गैसेस से इन्वॉल्व होता है पूरा जितना भी है। और लाइफ तभी सस्टेन हो पाती है जब ये सारी गैसेस इक्वल अमाउंट सॉरी, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट जितना चाहिए जितना नहीं चाहिए उस अमाउंट में अवेलेबल है अर्थ में, है ना। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंस है, वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे अर्थ में हो रही हैं, कंजंक्शन से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो हमारी आपस में इंटरलिंक्ड है। कुछ भी प्रोसेस हो रही है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो वही हमारा, हम लोगों ने इसमें समझा कि हमारा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन क्या है। अभी आपने क्लाइमेट के बारे में समझा, वेदर के बारे में समझा, एटमॉस्फेयर के बारे में समझा, उसका कंपोजिशन समझा, उसका सिग्निफिकेंस अब हम लोग समझते हैं। देखो, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि एक होता है हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, जैसे कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऐसे लिख लो, ये हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है। कंपेयर करते हैं पहले, और ये हमारा टुडेज एटमॉस्फेयर, मतलब आज के टाइम का एटमॉस्फेयर है। तो फिर ये बताइए, पहले के टाइम पे जो गर्मी होती थी, अभी के टाइम पे जो गर्मी है, वो सेम तो है नहीं ना। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहले जब सबसे पहले हमारा जब अर्थ का इन्वेंशन हुआ था, हमारा जो अर्थ था वो क्या था? एक नेबुला में था। नेबुला मतलब कि कोई पर्टिकुलर शेपलेस क्लाउड, मतलब बिल्कुल एक शेपलेस क्लाउड के फॉर्म में था, जैसे कि ऐसे 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 बिल्कुल शेपलेस क्लाउड था जिसमें, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था उस टाइम पे। अर्थ जो हमारा स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना था, तो मतलब ये एक नेबुला के फॉर्म में था और वो एक शेपलेस क्लाउड था। तब इसमें कितनी सारी गैसेस थी, इसमें जैसे कि बहुत लाइट लाइट गैसेस थी, जैसे कि हो गई हाइड्रोजन, हो गई हीलियम, हो गई। उसके साथ साथ ये सारी जो गैसेस थी, तब ये एस्केप कर जाती थी स्पेस में जाके, ये एस्केप हो जाती थी। बट वही अगर हम लोग आज के टाइम पे अगर कंपेयर करते हैं, या हमारा आज का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो कितने सालों के, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर के इवोल्यूशन के बाद ये हमारा आज का एटमॉस्फेयर हमको मिला है। तो आज के टाइम पे जो गैसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैसेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मान के चलो, तो ये जो गैसेस हैं आज के टाइम की, जो गैसेस है, वो किस चीज़ का रिजल्ट है? जैसे कि हमारा वोल्केनिज्म होता है, बायोलॉजिकल भी चेंजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल गैसेस भी होती है वोल्केनिज्म में, मतलब कि डी गैसिंग। जैसे कि हमारा जो लावा होता है ना, वो कितनी ज़्यादा गैसेस को निकालता है, कितनी ज़्यादा वो हार्मफुल गैसेस होती हैं, मतलब इंसान वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। और बायोलॉजिकल गैसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, प्लांट्स हमारे जो मतलब गैसेस परफॉर्म करते हैं, अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पायर करते हैं। तो ये सारी जो आज के टाइम पे हैं, वो काफ़ी डेंस है। और जब अर्थ बना था तो बहुत ही ज़्यादा लाइट गैसेस हुआ करती थी, और वो एटमॉस्फेयर में जाके स्किप कर जाती थी। बट आज के टाइम पे बिल्कुल उल्टा है। और वहीं अगर इसके कंपोजिशन को हम लोग देखेंगे, तो जो मेजर गैसेस हैं, मतलब मेजर गैसेस हैं, माइनर गैसेस हैं, वाटर वेपर, हमारे अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है। मेजर में अगर देखें, मतलब वो तो बाद में देखो, मोस्टली हमारे अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हीलियम है, जेनॉन है, बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, डस्ट हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, एरोसोल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और यहीं पे हम लोग रहते हैं। अगर मेजर केसेस में हम लोग देखेंगे भी, तो मतलब जो मेजर केसेस है वो परमानेंट केसेस है, वो अर्थ में हमेशा रहती ही है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, अर्थ में परमानेंट उतनी ही अमाउंट में प्रेजेंट थी, है, हमें रहेगी। ऑक्सीजन भी 21%, आर्गन भी 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी अमाउंट में ही प्रेजेंट है जितनी हमेशा से प्रेजेंट थी।